हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। मेरा नाम जय शर्मा है और आज हम इवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में समझेंगे। जैसे हमें पता है कि मनी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी इकोनॉमी के लिए, यानी कि अगर मेरे को कोई भी चीज़ परचेज करनी है, बीट मोटरसाइकिल हो गया या शर्ट हो गया या कोई भी तरीके की टीचिंग सर्विस होगी, तो मेरे को इन रिटर्न उनको मनी देना पड़ेगा। अब ये मैं मनी कई तरीके से दे सकता हूँ कि या तो मैं उनको पेपर करेंसी में दे दूँ, या फिर मैं मेरा डिजिटल या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर दूँ, या इनफैक्ट मैं मेरा क्यूआर कोड स्कैन करके उनको भेज दूं। बट पॉइंट ये है कि क्या शुरू से ही ये टाइप का सिस्टम हुआ करता था? जैसे अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन रिकॉल करते हैं, जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, तब पेपर करेंसी नहीं हुआ करती थी और डिजिटल करेंसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो तब क्या चीजें चलती थी? तब मेजरली बार्टर सिस्टम टाइप का कॉन्सेप्ट ज्यादा इवॉल्व होता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि एक चीज दे के दूसरी चीज लेना, बट इसके अंदर भी कई सारे चैलेंजेस थे। तो जैसे जैसे इकोनॉमी इवॉल्व हुई, वो कमोडिटी सिस्टम पे आए। कमोडिटी सिस्टम में क्या था कि यहाँ पे एक कमोडिटी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना गया था। फिर धीरे धीरे जब इकोनॉमी वापस इवॉल्व हुई तो कॉइन एज पे आए कि हम कॉइन को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानने लग गए। फिर पेपर करेंसी पे आए, फिर डिजिटल करेंसी हो गई, एंड एट द एंड क्या हो गया? क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम यही चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे कि किस तरीके से हम बार्टर सिस्टम से ये सारे सिस्टम से इवॉल्व होते गए और एट द एंड हम क्रिप्टो करेंसी पे आ गए। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन बाय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम, कि बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है। तो यहां पे हम दो एग्जांपल ले रहे हैं कि एक का एग्जांपल ले रहे हैं हम राहुल, और एक है अंजलि। अब यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है कि राहुल के पास फिश है और अंजलि के पास चिकन है। अब बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि राहुल को चिकन चाहिए और अंजलि को फिश चाहिए, तो ये दोनों ने एक दूसरे के साथ एक ट्रांजैक्शन कर लिया, राइट। यानी कि ये दोनों ने एक दूसरे के गुड्स जो थे वो एक्सचेंज कर लिए एंड एक ट्रांजैक्शन हो गया। सो दैट मीन्स ये एक बार्टर सिस्टम हो गया। लेकिन पॉइंट ये है कि यहां पे राहुल को चिकन चाहिए था और अंजलि को फिश चाहिए था, तभी ये ट्रांजैक्शन हो पाया। अगर राहुल के पास फिश के अलावा वेजिटेबल होता तो शायद ये ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता, या फिर अंजलि के पास चिकन के अलावा फ्रूट होता तो भी ये ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि राहुल को चिकन चाहिए था और अगर ये फ्रूट होता तो इनके बीच में बार्टर सिस्टम नहीं हो पाता। अगर इसकी डेफिनेशन से हम समझते हैं कि बार्टर सिस्टम में क्या है कि कोई भी एक्सचेंज हो रहा है गुड और सर्विसेज का विदाउट यूज ऑफ मनी, यानी कि यहां पे बीच में कोई भी तरीके का मनी यूज नहीं हुआ है, यानी कि कोई भी तरीके का इंटरमीडियरी यूज नहीं हुआ है। और ये तरीके का सिस्टम वाज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सिस्टम, यानी कि ये एंशिएंट टाइम से हम ये टाइप का सिस्टम ही यूज कर रहे थे। बट यहां पे एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि जो दोनों पार्टी है, दोनों पार्टी का जो डिजायर है वो एक दूसरे के पास होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे राहुल को चिकन चाहिए था तो वो अंजलि के पास होना चाहिए, और अंजलि को फिश चाहिए था वो राहुल के पास होना चाहिए, तब जाके इनके बीच में एक बार्टर सिस्टम का ट्रांजैक्शन हो पाया, वरना ये नहीं हो पाता। इसके एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए, कि एक किसान होता है और एक होता है कारपेंटर। अब किसान को क्या कराना था कि उसकी एक खेत था, वो खेती के उसके सराउंडिंग में उसको फेंसिंग करवानी थी ताकि कोई जानवर आके उसकी फसल ना खराब कर दे। तो इसने क्या किया, इसने एक कारपेंटर को पकड़ा और कारपेंटर को बोला कि आप मेरे खेत के आजू बाजू में एक फेंसिंग बना दो, कि एक आप लकड़ी का फेंस बना दो ताकि कोई जानवर ना आ पाए, और इन रिटर्न मैं आपको क्या दूंगा, मैं आपको अनाज दे दूंगा। तो इससे क्या हो गया कि यहां पे एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं हुआ है, यानी कि यहां पे विदाउट यूज ऑफ मनी और विदाउट एनी इंटरमीडियरी यहां पे एक ट्रेड हो गया है, कि यहां पे किसान ने फेंस बना लिया और कारपेंटर को उसके बदले में पैसा दे दिया। अब कई सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ये सिर्फ एंशिएंट टाइम में ही होता था, ये मॉडर्न टाइम में नहीं होता। इनफैक्ट ये मॉडर्न टाइम में सबसे ज्यादा हो रहा है बार्टर सिस्टम। कैसे? आप देखोगे कि हम वेबसाइट यूज कर रहे हैं, हम एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं। इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया पे मेरे को मान लीजिए कि मैं इंस्टाग्राम यूज करना है, तो इंस्टाग्राम पे मैं वो ऐप डाउनलोड कर सकता हूँ, मैं उस पर मेरा अकाउंट बना सकता हूँ, मैं अकाउंट के साथ उसके अंदर मेरे पोस्ट शेयर कर सकता हूँ, मैं लोगों के पोस्ट देख सकता हूँ, मैं लोगों की रीलें देख सकता हूँ, वो रीलें भी शेयर कर सकता हूँ। अब ये सारा करने के लिए मुझसे इंस्टाग्राम पैसा नहीं ले रहा है, बट वो क्या ले रहा है,
वो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले रहा है, यानी कि वो मेरा नाम जानना चाहता है, मेरी एज जानना चाहता है, मेरा जेंडर जानना चाहता है, मेरी पसंद जानना चाहता है, मेरी नापसंद भी जानना चाहता है। तो ये सब कब हुआ? जब हम दोनों के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुआ कि इंस्टाग्राम ने मेरे को एंटरटेनमेंट दिया और उसके बदले में मैंने उसको मेरी इंफॉर्मेशन दी, यानी कि मैंने उसको मेरा डेटा दिया। सो दिस इज व्हाट अ बार्टर सिस्टम, कि ना ही इंस्टाग्राम ने मुझे पैसा दिया और ना ही मैंने इंस्टाग्राम को पैसा दिया। सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल। अगर इसको और बेटर तरीके से समझते हैं तो कई सारी कंपनीज ये इस तरीके का सिस्टम फॉलो करती है। जैसे मान लीजिए कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अब कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम क्या है कि वो एक रेसिडेंशियल फ्लैट बना रही है, एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना रही है। अब रेसिडेंशियल बिल्डिंग में क्या होगा कि हर फ्लोर बनेगा और हर फ्लोर पे फ्लोरिंग होगी, या तो टाइल्स लगाई जाएगी या मार्बल लगाया जाएगा। अब वो क्या करते हैं कि एक लोकल टाइल और मार्बल वाले को हायर कर लेते हैं। अब उसको ये बोलते हैं कि ये रेसिडेंस बिल्डिंग में 50 घर है, आप 50 घर पे टाइल्स लगा दो और उसके बदले में मैं आपको 5 घर आपके नाम कर दूंगा। तो इससे क्या हुआ कि दोनों के बीच में मनी एक्सचेंज नहीं हुआ, बट वो जो कंपनी थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उसके बिल्डिंगों में टाइल्स लग गई और उसके बदले में जो टाइल्स प्रोवाइडर था उसको घर मिल गया। तो ये क्या होगा? ये एक तरीके का बार्टर सिस्टम इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम दिस कई सारे सवाल ये होते हैं कि क्या हम वापस बार्टर सिस्टम पे आ सकते हैं? तो ये कब होगा? जब इंडिया में हाइपर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अब हाइपर इन्फ्लेशन का एक बेसिक एग्जांपल हम समझते हैं कि जो मैं स्कूल टाइम में एक बर्फ का गोला खाया करता था जिसको आइस गोला कहते हैं, वो तब 1 रुपए का हुआ करता था और अब वो देखा जाए तो शायद 20 या 25 रुपए का हो गया। लेकिन उसको 20 या 25 रुपए होने में उसको ऑलमोस्ट 20 से 25 साल लगे हैं। अब अगर यही भाव जो बढ़ा है 1 से 25 रुपए जो हुआ है, ये अगर 1 महीने में हो गया या 2 महीने में हो गया, तब वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो जब ये हाइपर इन्फ्लेशन हो गया तो लोगों का पैसों पे से भरोसा उठ जाएगा और फिर लोग बार्टर सिस्टम पे आ जाएंगे। बट दिस इज अ वेरी हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ऐसा नहीं हो रहा है अभी के लिए। ओके, अब इसके अगर हम लिमिटेशन समझते हैं कि इसके चैलेंज क्या आते बार्टर सिस्टम के, यानी कि हम बार्टर सिस्टम से कमोडिटी सिस्टम पे क्यों आए, तो इसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स चाहिए। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स यानी कि राहुल को चिकन चाहिए था और अंजलि को फिश चाहिए था, यानी कि दोनों के वांट्स का कोइंसिडेंस हुआ। तो दैट मींस डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो दोनों का कोइंसिडेंट हुआ तो दोनों एक दूसरे को मिल गए और दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो गया। सो दिस वाज द मेजर चैलेंज कि ये दोनों के बीच में ऐसा होना चाहिए तो ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। दूसरा है कि ये लोकल लेवल तक ही सीमित है। कैसे लोकल लेवल तक ही सीमित है? कि मान लीजिए कि मैं एक व्यापारी और मेरे को गुजरात से महाराष्ट्र जाना है, वहां पे मैं बार्टर सिस्टम करना है। अब गुजरात में मैं देख रहा हूं कि खमन ढोकला लोगों को ज्यादा पसंद है, लोग उसको कंज्यूम करते हैं। अब ये अगर लेके मैं महाराष्ट्र जाऊंगा तो उनको खमन ढोकला नहीं खाना, उनको मे बी मिसल पाव या वड़ा पाव खाना है। तो दैट मीन्स कि जो बार्टर सिस्टम का ट्रांजेक्शन है वो आप एक रीजन तक ही सीमित कर सकते हो, आप उसको इतना ज्यादा लेके बाहर नहीं जा सकते। इसका एक और रीजन है, इसका एक और रीजन क्या है कि यहाँ पे जो भी गुड्स होता है, यानी कि अब जैसे कहा कि कोई अनाज का अगर मैं बार्टर सिस्टम कर रहा हूँ या कोई फूड आइटम हो गया, दैट मीन्स हमने जो अभी एग्जांपल देखा फिश हो गया या चिकन हो गया, तो ये क्या होता है कि ये टाइम के साथ खराब होता रहता है। तो दैट मीन्स कि ये जितना ओल्ड होता रहेगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा कम होती जाएगी। तो दिस इज अनदर चैलेंज। इसके अलावा एक और चैलेंज क्या है कि ये जो भी गुड्स और सर्विसेज होते हैं उनकी वैल्यू निकालना डिफिकल्ट है। जैसे यहाँ पे मे भी हो सकता है कि चिकन की वैल्यू ज्यादा अच्छी हो और या फिश की वैल्यू ज्यादा अच्छी हो, तो ये वैल्यू निकालेगा कौन? राइट तो पॉइंट है कि ये वैल्यू कौन निकालेगा और इनकी एक्चुअल में वैल्यू डिफरेंस होनी क्या चाहिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ये सारे लिमिटेशन से ओवर करने के लिए इकोनॉमी में एक नया टाइप का सिस्टम आया था, दैट वाज द कमोडिटी मनी का कॉन्सेप्ट था। ये फर्स्ट टाइम कब आया था? ये आया था अराउंड 10,000 BC में आया गया था, जिसमें लोगों ने ये कहा कि हम बार्टर सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हमें एक्चुअल में एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज लाना पड़ेगा। मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि दो के बीच में ट्रांजैक्शन है, डेट मींस राहुल और अंजलि के बीच में अगर ट्रांजैक्शन होना है तो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए कि मेरे को अगर अंजलि से चिकन खरीदना है तो मेरे को उसको कुछ कमोडिटी देना पड़ेगा तो मेरे को चिकन मिलेगा। सो दैट इज अ कमोडिटी मनी। तो तब तक लोगों को ये चीज पता चल गई थी। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमने देखा था कि लोग मेटल्स को यूज करने लग गए थे, यानी कि वो गोल्ड यूज कर रहे थे, वो सिल्वर यूज कर रहे थे, इनफैक्ट वो कॉपर भी यूज करने लग गए थे। अब पॉइंट क्या है कि ये गोल्ड और सिल्वर का
वो लोग सिर्फ आभूषण बनाने में यूज नहीं कर रहे थे, इनफैक्ट उसको एज अ करेंसी भी यूज कर रहे थे कि अगर मेरे को अनाज खरीदना है तो मैं कॉपर के कॉइन दे दूंगा तो मेरे को अनाज मिल जाएगा, मेरे को घर खरीदना है तो शायद मैं सोने के कॉइन दूंगा तो मेरे को घर मिल जाएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कमोडिटी मनी। अगर इसको हम और बेटर तरीके से समझते हैं, इसकी अगर डेफिनेशन समझते हैं, तो इसमें क्या है कि कमोडिटी मनी क्या है, इज एसेंशियली अ गुड और एक प्रोडक्ट, यानी कि ये या तो एक गुड है या एक तरीके का प्रोडक्ट है जिसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, यानी कि ये गुड की एक इंटरनल वैल्यू होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सोना यूज कर रहा हूं, राइट, अगर मैं सोना यूज कर रहा हूं, मैं गोल्ड यूज कर रहा हूं, तो वो गोल्ड की एक इंटरनल वैल्यू है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ मैं ट्रेड करने में यूज नहीं कर रहा हूं, मैं उसको आभूषण में भी यूज कर रहा हूं, और जितना टाइम मैं वो सोना रखूंगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। सो दैट मीन्स कि इसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो इसका फंक्शन है इज बियॉन्ड इट्स फंक्शन एज मनी, यानी कि ये पैसे के अलावा और भी तरीके का फंक्शन रहता है कमोडिटी मनी का। वेरे जो कमोडिटी मनी है इसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट रहती है, यानी कि ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंडेंट रहती है कि आपके पास इसकी अवेलेबिलिटी कितनी है। दैट मीन्स कि मेरे पास कितना सोना है या कितना चांदी है या कितना तांबा है, तो मैं बता पाऊंगा कि मेरे पास कितनी वैल्यू रहेगी। अगर मेरे पास सोना कम हो गया, अगर पूरे इकोनॉमी में सोना कम हो गया, तो दैट मीन्स अवेलेबिलिटी कम हो गई, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर पूरी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा सोना है तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि जो भाव कम या ज्यादा होता रहेगा। ओके, अगर इस पे एग्जांपल समझते हैं कि जैसे हमने देखा कि गोल्ड, सिल्वर और कॉपर तो है ही, राइट, क्योंकि ये काफी ज्यादा प्रीशियस वैल्यू रहती है। इसके अलावा कि लोग कैटल और अदर एनिमल्स को भी यूज करते हैं। जैसे अगर आपने रिकॉल किया होगा कि कई साल पहले ऐसा हुआ करता था कि जब लोग दहेज देते थे तो दहेज में लोग कैटल दिया करते थे, यानी कि किसी को गाय भी दिया करते थे। नाउ गाय क्या था, गाय एक कमोडिटी मनी यूज किया जा रहा था क्योंकि उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है गाय की, कि गाय को रख के आप डेयरी फार्मिंग कर सकते हो, अब वो आपको डेयरी प्रोडक्ट देगी, आप वो खुद कंज्यूम कर सकते हो और बाकी की चीजें आप मार्केट में सेल कर सकते हो, यानी कि वो आपके लिए एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। वेरेस अगर मेरे पास 2000 का नोट है, 2000 के नोट को अगर मैं घर पे रखूंगा तो वो 2000 से 4000 नहीं होने वाला, वो 2000 ही रहने वाला है। वेरेस सोने का भाव बढ़ जाएगा और जो गाय होगी वो मेरे को डेयरी प्रोडक्ट देगी जो मेरे को हेल्प करेगी और टाइप की इनकम लाने के लिए। तो कहने का मतलब क्या है कि इनकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। इसके अलावा अनाज हो गया कि अनाज को मैं यूज करता हूं एज अ कमोडिटी मनी, कि मैं तुम्हें अनाज देता हूं, तुम मेरे को ये चीज दे दो। इसके अलावा कोस्टल एरिया में सी शेल्स होते हैं जो काफी ज्यादा प्रीशियस माना जाता है, जिसको भी करेंसी यूज करते हैं लोग, कि मैं आपको सी शेल देता हूं, आप मेरे को ये पर्टिकुलर बोट दे दो। ओके, नेक्स्ट है कि इसके अंदर भी कई सारे चैलेंजेस थे कि तभी हम कमोडिटी मनी से शिफ्ट हुए थे टुवर्ड्स मेटेलिक मनी। बट यहाँ पे इसके चैलेंजेस अगर ये समझने हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि ये स्मॉल ट्रांजैक्शन के लिए यूज नहीं हो पाता था, क्योंकि मेरे पास सोना है, अब मेरे पास सोने का बिस्किट है, राइट, या तो फिर मेरे पास गाय पूरी बड़ी है। अब अगर मेरे को छोटी मोटी सब्जियां खरीदनी है या फल फ्रूट खरीदना है तो मैं वो सोने को किस तरीके से डिवाइड करूंगा, यानी कि वहां पे डिविजिबिलिटी नहीं है। इसकी जो कमोडिटी मनी है उसकी डिविजिबिलिटी नहीं है, या वो गाय को मैं किस तरीके से डिवाइड करूं कि मेरे को इतना किलो सब्जी मिल जाएगी, राइट। तो दिस वाज अ मेजर चैलेंज कि यहाँ पे कमोडिटी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। इसके अलावा अगर मेरे को कोई भी लॉन्ग डिस्टेंसेस पे जाना है तो जो मेरी कमोडिटी है, लाइक मेरा लाइफ स्टॉक है, यानी कि जो मेरे जानवर है, उसको मैं गुजरात से महाराष्ट्र लेके जाना ही मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ओके, थर्ड है कि जो भी अनाज हो रहा है या जो जानवर हो रहे हैं वो समय के साथ जानवर या तो बूढ़े हो जा रहे हैं और अनाज जो है वो समय के साथ खराब हो जा रहा है। तो ये क्या है, ये पेरिशेबल कमोडिटी। पेरिशेबल कमोडिटी यानी कि वो समय के साथ स्पॉइल हो जाती है, तो उसको पेरिशेबल कमोडिटी कहा जाता है। तो ये भी हम फंक्शन नहीं कर सकते कि मैं इसको घर पे नहीं रख सकता हूं, मेरे को उसको मार्केट में यूज करना ही पड़ेगा। फोर्थ है कि यहाँ पे क्वालिटी और वेट का डिफरेंस है। नाउ देयर आर चांसेस कि शायद मेरी गाय ज्यादा अच्छी है आपसे, मेरी गाय ज्यादा अच्छा दूध दे रही है आपकी गाय से, तो दैट मीन्स कि ये क्वालिटी वेरी कर रहा है कि, तो ये चीज मेजर कौन करेगा कि किसकी गाय ज्यादा अच्छा दूध दे रही है या फिर किसका गेहूं ज्यादा अच्छा है। तो
तो ये क्वालिटी और वेट काफी ज्यादा वेरी करता था, तो एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, क्योंकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या होना चाहिए, एक मनी का क्या है कि एक स्टैंडर्डाइजेशन है, कि मैं इंडिया के किसी भी कोने पे चला जाऊं वो 2000 के नोट की वैल्यू सेम है, तो दैट मीन्स कि एक यूनिफॉर्म है और एक स्टैंडर्डाइजेशन है, जो कमोडिटी मनी में नहीं हुआ करता था, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो वैल्यू है कमोडिटी की वो किस पे इन्फ्लुएंस हो रही थी, उसके सप्लाई और डिमांड पे। अब सप्लाई और डिमांड यानी कि समझ लीजिए कि मैं ग्रेन्स उगाता हूं, यानी कि मैं अनाज उगा रहा हूं। अब इस साल या तो सूखा आ गया, सूखा हो गया तो उससे क्या हो गया कि अनाज का प्रोडक्शन कम हो गया। अब जब अनाज का प्रोडक्शन कम हो गया तो अनाज की सप्लाई कम हो गई, लेकिन डिमांड उतनी थी, तो उससे क्या होगा कि डिमांड और सप्लाई में मिसमैच होने से जो उसकी वैल्यू है वो भी मिसमैच हो जा रही थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ये सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हमारी इकोनॉमी वापस इवॉल्व होना स्टार्ट हुई, राइट। एंड सबसे पहले लोगों को तब तक ये समझ आ गया था दैट ओके, हम जो प्रीशियस मेटल्स है लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर है, हम उसको यूज कर सकते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो यहां पे अराउंड 7th सेंचुरी बीसी में मेटालिक मनी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड 7th सेंचुरी बीसी से क्या होगा कि जो मेटल्स थे, यानी कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया या कॉपर हो गया, उनको एज अ मनी लोग यूज करने लग गए थे, मतलब उनके सिक्के बनाने लग गए थे। अब वो सिक्कों से वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया कि ये सिक्का मैं यूज करूंगा अनाज खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, या कोई भी और तरीके की चीज परचेज करने के लिए हुआ। अब इसको हम और डिटेल में समझते हैं कि मेटालिक मनी क्या है। मेटालिक मनी क्या है कि ये कॉइन्स है, किससे बना है, गोल्ड से, सिल्वर से, ब्रोंज से, निकल से, या जो भी तरीके का वो कंट्री के पास रिसोर्सेज है उससे बना है। एंड सेम लाइक कमोडिटी मनी, कि ये कॉइन्स की एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, यानी कि इसकी इंटरनल वैल्यू है। अब ये इंटरनल वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है कि उसके अंदर का मेटल कौन सा हुआ है, यानी कि या तो अगर सोने के सिक्के हैं तो वो सोना मेटल यूज हुआ है तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, चांदी के सिक्कों पे चांदी यूज हुआ है, कॉपर के सिक्कों पे कॉपर यूज हुआ है, यानी कि जो भी मेटल वो सिक्के बनाने में यूज हुआ है उसकी वैल्यू उस पर डिपेंड करेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो सबसे बड़ा चैलेंज था कमोडिटी मनी में कि स्मॉलर ट्रांजैक्शन के लिए यूज नहीं हो रहा था, तो यहां पे सिक्कों से क्या हो गया कि स्मॉलर ट्रांजैक्शन से यूज करने लग गए। यानी कि अगर छोटी मोटी सब्जियां खरीदनी है मेरे को तो मैं निकल या कॉपर के सिक्के यूज कर रहा हूं, अगर थोड़ी बड़ी चीज खरीदनी है तो चांदी, और अगर कोई घर खरीदना है तो मैं सोने के सिक्के यूज कर पा रहा हूं। तो दिस वाज क्वाइट फिजिबल। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये सिक्के पड़े पड़े खराब नहीं हो रहे थे, ये पड़े पड़े ड्यूरेबल थे, यानी कि मैंने जो आज जो सिक्का कमाया है वो मैं 5 साल बाद भी यूज कर सकता हूं। तो दैट मीन्स कि ये क्या है, ये सूटेबल है फॉर लॉन्ग टर्म यूज के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पे सरकार इसको रेगुलेट कर सकती है कि आपके इकोनॉमी में कितने सिक्के होने चाहिए, उनका वेट क्या होना चाहिए, उसकी प्योरिटी क्या होनी चाहिए, और उसका डिजाइन क्या होना चाहिए, ताकि उसकी एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करे। अब अगर गवर्नमेंट रेगुलेशन को और अच्छे से समझते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती थी कि ये मिंटिंग प्रोसेस को पूरा ही कंट्रोल किया करती थी, जिससे जो भी फेक कॉइन्स है, यानी कि जो नकली कॉइन्स है, वो उनको एड्रेस कर पाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, उसने गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड वेट बना लिया कि एक सोने के सिक्के का ये वेट होना चाहिए, उसके अंदर इतना प्रतिशत सोना होना चाहिए और उसका इतना डिजाइन होना चाहिए। अब इससे सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा था, या सबसे बड़ी बात ये थी कि यहां पे सरकार वो सिक्कों को गारंटी दे रही थी, तो इससे क्या हुआ कि लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब जैसे मेरे को पता है कि सरकार ने 2000 के नोट पे आरबीआई गवर्नर ने सिग्नेचर करी है, तो दैट मींस कि ये इंडिया में अगर कोई भी 2000 का नोट नहीं लेगा तो मुझे पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको लेगी ही लेगी। क्यों? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने उस पर सिग्नेचर करी है, दैट मींस उसने गारंटी दी है कि ये एक लीगल टेंडर है इंडिया में। तो इससे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब अगर इसका इकोनॉमिक्स समझते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या थी मेटालिक मनी की, तो यहां पे जैसे हमने डिस्कस किया कि जो वैल्यू थी मेटालिक कॉइन की वो किस पे डिपेंड कर रही थी, उसके अंदर के मेटल के यूज पे डिपेंड कर रही थी। वेयर एज जो उसकी फेस वैल्यू थी वो काफी ज्यादा हुआ करती थी उसके इंट्रिंसिक मेटल वैल्यू पे। फेस वैल्यू का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि सरकार आरबीआई जब 2000 रुपए का नोट बना रही है ना, तो उसकी वैल्यू क्या है कि आरबीआई का उस पर 3.5 रुपए का खर्चा होता है।
तो आरबीआई ने जो ₹3.5 का एक पेपर बनाया है, उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 2000 रुपए है। तो सेम चीज बोली गई है कि कई बार कैसा होता था कि जो भी कॉइन बनाया है उसकी फेस वैल्यू उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी ज्यादा हुआ करती थी। और ये प्रैक्टिस को क्या कहा जाता है? सिग्न्योरेज कहा जाता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट काफी ज्यादा रेवेन्यू भी जनरेट करती है। ओके, अब नेक्स्ट चीज है कि जो मनी, जो क्वांटिटी है कि किस क्वांटिटी में मनी सर्कुलेंस होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? कि उसका मेटल कितना है। जैसे हमने डिस्कस किया कि एक कंट्री के पास गोल्ड कितना है या सिल्वर कितना है या कॉपर कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना कि वो कंट्री कितने टाइप के कॉइन्स को इश्यू कर पाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब एक जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है या फिर कोई भी तरीके का इन्फ्लेशन होता है, तो वहां पे मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जाता है, यानी कि मोर टाइप के कॉइन्स को लाया जाता है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ होना मतलब कैसा होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी इकोनॉमी में तो लोग की इनकम बढ़ेगी। अब इनकम बढ़ेगी तो मेरे हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, तो या तो इन्फ्लेशन भी उससे बढ़ सकता है। अब ये ज्यादा पैसा लाने के लिए सरकार को ज्यादा पैसा छापना पड़ेगा। और अगर इसकी बात करें, कॉइनेज की बात करें, तो यहाँ पे नए सिक्के मिंट करने पड़ेंगे, उनको बनाने पड़ेंगे। लेकिन जो गोल्ड है यानी कि जो मेटल की अवेलेबिलिटी है वो तो लिमिटेड है। तो सरकार कई बार क्या करती थी उस समय कि एक कॉन्सेप्ट था कॉइन क्लिपिंग। कॉइन क्लिपिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता था कि जो वो मेटल को यूज किया जाता था कॉइन बनाने में, वो मेटल की क्वांटिटी को कम कर दिया जाता था, और उस कॉन्सेप्ट को कॉइन क्लिपेज के नाम से कहा जाता है। दैट मींस द मेटल कंटेंट ऑफ कॉइन्स वर रिड्यूस, ताकि कॉइन बनते रह जाए, लेकिन हमारे पास जो मेटल है गोल्ड सिल्वर या कॉपर, वो हम इतना ज्यादा पूरा मार्केट में ना दे दे, हम उसको रखे राइट। लेकिन ये मनी का भी डिक्लाइन हुआ था। अब डिक्लाइन होने का रीजन क्या था कि जो लार्ज स्केल ट्रांजैक्शंस थे उसके अंदर इश्यू क्रिएट हो रहा था, क्योंकि जो कॉइन्स थे, अब आप मान लीजिए ना कि यार इतने सारे सिक्के लेने, अब मेरे को घर खरीदना है तो मेरे को कितने सिक्के लेके जाने पड़ेंगे, राइट। तो वो एक इशू क्रिएट करता था, तो वो एक वेट का इशू था, दैट वाज वेरी मच इनकन्वीनियंट। अपार्ट फ्रॉम दिस कि यहाँ पे काउंटर फिटिंग हो रहा था। काउंटर फिटिंग होना यानी कि इलीगली फेक टाइप के कॉइन्स बनाना, राइट। काउंटर फिटिंग काफी ज्यादा हो रही थी, और जो प्रोसेस ऑफ मिंटिंग थी वो काफी टाइम कंज्यूमिंग थी एंड इनफैक्ट रिसोर्स इंटेंसिव थी। एंड जो सबसे बड़ा चैलेंज हुआ करता था कि जो प्रीशियस मेटल है उनकी अवेलेबिलिटी धीरे धीरे खत्म हो रही थी, तो उसके चलते जो मनी सप्लाई था इकोनॉमी में वो काफी ज्यादा इशू क्रिएट कर रहा था, राइट। तो इस तरीके से हमने मेटालिक मनी के भी चैलेंजेस समझ लिए, और यहां से एक नया बेस क्रिएट हुआ था कि लोगों ने जब मेटालिक मनी भी यूज कर लिया था इकोनॉमी में, तब उन्होंने बेस क्रिएट किया कि ओके, हमें एक नई टाइप की करेंसी पे फोकस करने की जरूरत है। दैट मीन्स कि हमें एक पेपर करेंसी पे फोकस करने की जरूरत है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया था बाय चाइना। चाइना वाज द फर्स्ट कंट्री इन 7th सेंचुरी एडी जहां पे उन्होंने पेपर करेंसी बनाई थी। अब पेपर करेंसी में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो पेपर करेंसी का बेस रखा गोल्ड, यानी कि यहां पे वो गोल्ड स्टैंडर्ड एरा स्टार्ट हुआ था, एंड उसके बाद कई सारी कंट्रीज ने इस पे स्टार्ट कर दिया था। इसका मतलब यह है कि हर इकोनॉमी ने जो पेपर करेंसी इश्यू करी थी वो किस पे डिपेंड कर रही थी कि मेरे पास गोल्ड कितना है। दैट मीन्स कि मेरे पास जितना गोल्ड होगा मैं उतनी पेपर करेंसी इश्यू कर पाऊंगा। इसको हम और अच्छे से अगर समझते हैं तो गोल्ड स्टैंडर्ड एरा की ये बात है, जिसके अंदर क्या था कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड में जो कंट्री की करेंसी होगी उसको किससे लिंक किया जा रहा था? विद द अमाउंट ऑफ गोल्ड, कि आपके पास कितना अमाउंट ऑफ गोल्ड होगा आप उतना अमाउंट ऑफ करेंसी को प्रिंट कर पाओगे, राइट। इसके अलावा जो वैल्यू रखाई गई थी, वैल्यू ऑफ करेंसी, वो भी रिलेशन विद द गोल्ड था। दैट मीन्स कि 1 ग्राम गोल्ड का 35 रुपए रखा गया था। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि 1 ग्राम गोल्ड है मेरे पास, तो मैं 35 रुपए का जो करेंसी है वो इकोनॉमी में प्रिंट कर सकता हूं। दैट मीन्स कि जो अमाउंट ऑफ मनी है मेरा, मैं कितना प्रिंट कर सकता हूं वो डिपेंड करता है मेरे अमाउंट ऑफ गोल्ड पे। दैट मीन्स गोल्ड स्टैंडर्ड एरा वापस समझो कि एक इकोनॉमी में जब नए नोट बनाए गए थे तो वो नोट का बेस रखा गया था गोल्ड, कि जितना आपके पास गोल्ड होगा आप उतनी करेंसी प्रिंट कर पाओगे। ओके, तो वही चीज बोला है, और यहां पे बोला है कि वो करेंसी की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी?
वो डिपेंड करेगी कि एक स्टैंडर्ड रेट निकाला जाता है जिसके अंदर ये एग्जांपल लिया है कि 1 ग्राम ऑफ सोना का वैल्यू निकाला गया है 35 रुपए। यानी कि एक कंट्री के पास जितने ग्राम का सोना रहेगा वो उतने रुपए इकोनॉमी में प्रिंट कर पाएगा। सो दैट वाज द गोल्ड स्टैंडर्ड एरा, राइट। ये चाइना से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद में धीरे धीरे सारी कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, अब पॉइंट ये हुआ था कि हमने इससे भी ट्रांजिशन कर लिया था, कि ट्रांजिशन फ्रॉम गोल्ड स्टैंडर्ड, की गोल्ड स्टैंडर्ड से हमने ट्रांजिशन किया था। क्यों? क्योंकि एक सबसे बड़ा चैलेंज हमें फेस हुआ था, द चैलेंज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, जो आया था 1930 में, कि यूएस के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया था। अब हम कह सकते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड की वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया था, या ग्रेट डिप्रेशन की वजह से गोल्ड स्टैंडर्ड फेल हो गया था। तो इसके अंदर कैसा हुआ था कि ग्रेट डिप्रेशन का मतलब समझो, डिप्रेशन मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी में पैसा कम हो गया। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी में पैसा बहुत बढ़ गया। और डिप्रेशन में क्या होता है कि जो डिफ्लेशन होता है, यानी कि जो पैसा घूमना है वो कम हो गया। अब जैसे अभी क्या होता है कि जैसे हमने अभी देखा था कि कोविड-19 के टाइम पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब देखा था कि इकोनॉमी में पैसा कम हो गया है, तो आरबीआई ने पैसा डालना स्टार्ट किया, यानी कि मनी सप्लाई को वापस घुमा दिया। लेकिन उस समय मनी सप्लाई किस पे डिपेंड कर रही थी कि आपके पास गोल्ड कितना है। द अमाउंट ऑफ गोल्ड जो होगा उस पे डिपेंड करेगा कि आप कितना पैसा प्रिंट कर सकते हो। और इस समय जितना पैसा था उतना सारा डिप्रेशन में चला गया, और इनको और पैसा छापना था लेकिन इनके पास अमाउंट ऑफ गोल्ड नहीं था। तो इससे क्या हुआ कि ये ग्रेट जो डिप्रेशन था वो और ज्यादा चला गया, और उससे एक ग्रेट डिप्रेशन हो गया 1930 में। तो तब पता चला हमें कि यहां पे अगर हमें मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो हम गोल्ड स्टैंडर्ड पे डिपेंड नहीं रह सकते, तो हमें गोल्ड स्टैंडर्ड से ट्रांजिशन करने की जरूरत है। तो यहां पे बोला कि ठीक है, हम गोल्ड स्टैंडर्ड से ट्रांजिशन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें गोल्ड स्टैंडर्ड को मॉडिफाई करना पड़ेगा। और उस समय कॉन्फ्रेंस हुई, द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, राइट। ये कब इस्टेब्लिश हुआ और इसकी कॉन्फ्रेंस होने से क्या इंपैक्ट हुआ, क्या टाइप की बॉडीज बनी है पूरे वर्ल्ड में, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे। बट अभी के लिए ये समझो कि जब ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था तभी भी ये गोल्ड स्टैंडर्ड को मॉडिफाई करने की कोशिश की गई थी। अब ये हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1930 में। अब थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री समझो कि 1930 के बाद क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर किस पे खत्म हुआ था, और हिरोशिमा और नागासाकी पे यूएसए ने एटॉमिक बॉम्ब डाल दिए थे। अब जब एटॉमिक बॉम्ब डाल दिए थे तो यूएसए उससे सुपर पावर बन गया था। अब जो इकोनॉमी सुपर पावर बन जाएगी तो उसकी करेंसी जो होगी वो एक ग्लोबल करेंसी बन जाएगी पूरे वर्ल्ड में। तो पूरे वर्ल्ड में वो करेंसी घूमने लग गई थी। लेकिन वो करेंसी का जो मेजर इशू क्या हो रहा था कि वो किस पे डिपेंड कर रहे थे, द अमाउंट ऑफ गोल्ड, कि जितना अमाउंट ऑफ गोल्ड होगा वो उतनी यूएस करेंसी इश्यू कर पाएगा। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, और कोल्ड वॉर में यूएसए के काफी ज्यादा पैसा लगा था, और सबसे ज्यादा पैसा लगा था वियतनाम के वॉर में। और वियतनाम के वॉर के बाद यूएसए में जो डॉलर था वो और ज्यादा कम हो गया था। क्यों? क्योंकि उसके पास अमाउंट ऑफ गोल्ड नहीं था। तो जो ब्रेटन वुड सिस्टम हुआ था उसने ट्राई किया था कि हमें गोल्ड सिस्टम को मॉडिफाई करना है 1970s में, बट वो भी फेल हो चुका था। तो यहां पे फिर बात बनी, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ कि ओके, हमें एक नए टाइप के करेंसी पे फोकस करने की जरूरत है, यानी कि हमें गोल्ड स्टैंडर्ड से अब शिफ्ट होना पड़ेगा। तो यहां पे कॉन्सेप्ट आया था फिएट करेंसी। और फिएट करेंसी क्या होती है कि ये एक गवर्नमेंट की इश्यू करी हुई करेंसी होती है। यहां पे गवर्नमेंट ले लो या सेंट्रल बैंक ले लो, कि ये एक करेंसी को इश्यू करते हैं जिसके अंदर गोल्ड या सिल्वर की कोई भी बैकिंग नहीं होती है। और इसको स्ट्रिक्टली क्रिएट और रेगुलेट कौन करता है, वो गवर्नमेंट है या फिर वो वहां की सेंट्रल बैंक है। और जैसे हमने कहा था कि वो आरबीआई ने 2000 के नोट पे सिग्नेचर करी हुई है, तो वो क्या है, वो एक लीगल टेंडर है, यानी कि ये लीगल मींस ऑफ पेमेंट है जो ऑल ओवर द कंट्री चलेगा। अब जब आरबीआई ने उसकी गारंटी ली है तो मेरा क्या होगा कि मेरा वहां पे पब्लिक का कॉन्फिडेंस डिपेंड करेगा। ओके, अब पब्लिक का कॉन्फिडेंस से क्या होगा कि जो वैल्यू होगी फिएट करेंसी की वो पब्लिक कॉन्फिडेंस पे डिपेंड होगी। अब 2000 की वैल्यू किस पे डिपेंड होगी कि मेरे को आरबीआई पे कितना कॉन्फिडेंस है। ओके, तो मेरे को जितना आरबीआई पे कॉन्फिडेंस होगा उतनी वो 2000 की वैल्यू
मेंटेन रहेगी। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या था कि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप यहाँ पे जो मनी सप्लाई है उसको कम ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे चैलेंज क्या हो रहा था कि वो मनी सप्लाई पे इफेक्ट हो रहा था कि जितना अमाउंट ऑफ गोल्ड है उतना ही आप छाप सकते हो। तो यहाँ पे वो गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिया और बोला कि आपकी इकोनॉमी के हिसाब से आप पैसा छाप सकते हो, तो उससे आपका मनी सप्लाई का कंस्ट्रेंट दूर हो जाएगा। ओके, लेकिन इसमें भी कई सारे चैलेंजेस आए, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि अगर आपने ज्यादा पैसे छाप दिए तो वहां पे इन्फ्लेशन हो जाएगा, राइट। यानी कि जो हमने एग्जाम्पल लिया था ना बर्फ के गोले का, तो बर्फ के गोले का 1 रुपए से 25 रुपए भाव क्यों हुआ 25 साल में? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आया, लेकिन ये 25 साल में आया तो लोग उसको अफोर्ड कर पाए। अगर यही चीज 2 महीने में आ गई, 3 महीने में आ गई, या इनफैक्ट 1 साल में आ गई, तो वो क्या होगा कि वो इन्फ्लेशन हो जाएगा। वो इन्फ्लेशन क्यों हुआ? क्योंकि लोगों ने सरकार ने ज्यादा पैसा छाप दिया। और ऐसा कई बार सरकार को अब्यूज भी किया जाता है कि वो ये पावर को मिसयूज किया जाता है, राइट। बट जो मेजर इशू अभी क्रिएट हो रहा है कि जब डिजिटल जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई है, तो जो काउंटर फिएट करेंसी होती है, यानी कि जो फेक करेंसी होती है, इलीगल करेंसी होती है, वो काफी ज्यादा सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गई है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अनलाइक अदर टाइप ऑफ कमोडिटी, जैसे एक कमोडिटी और मेटालिक मनी हुआ करता था, फिएट करेंसी में वो 2000 की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, यानी कि वो 2000 बनाने में सरकार के 3.5 रुपए लगे, जिसकी वैल्यू फेस वैल्यू 2000 रुपए की है। सो दैट मीन्स कि इनकी दैट डज नॉट हैव इनहेरेंट वैल्यू दैट इज बैक्ड बाय फिजिकल एसेट। इससे पहले क्या था, गोल्ड स्टैंडर्ड में वो 35 रुपए पे 1 ग्राम सोना था, यानी कि 1 ग्राम सोने पे मैं 35 रुपए प्रिंट कर सकता हूं। तो दैट मीन्स कि इसकी क्या है, बैकिंग है, इसकी एक इनहेरेंट वैल्यू आई गई है, कहां से? सोने से आई गई है। वेरेस फिएट करेंसी में वो चीज नहीं हुई है, राइट। तो इस तरीके से इकोनॉमीज हमारी इवॉल्व होती गई, इवोल्यूशन ऑफ मनी होता गया, एंड एट द एंड एक फिएट करेंसी आई जो लोगों के बीच में एक्सेप्टेंस बढ़ाता गया। बट जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, और उसके अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ते गए, यानी कि टेक्नोलॉजीज बढ़ती गई, एंड वहां पे एक नया कॉन्सेप्ट आया, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी, यानी कि लोग इलेक्ट्रॉनिकली अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते थे, या तो वो क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, या वो क्यूआर कोड से कर सकते हैं, राइट, या फिर वो क्रिप्टो करेंसी से भी कर सकते हैं, बट वो दैट विल कम लेटर। बट अभी के लिए इलेक्ट्रॉनिक मनी पे अगर हम आते हैं, तो अगर इसकी हम डेफिनेशन समझते हैं या इसका एक ट्रांजिशन समझते हैं, ट्रांजिशन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगेन यहाँ पे बहुत ध्यान से समझो कि थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, ये कब हुआ, कौन से ईयर में हुआ, वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को डिजिटल रेवोल्यूशन भी कहा गया। अब इसके अंदर क्या था कि डिजिटल रेवोल्यूशन में पूरे वर्ल्ड में आईटी डेवलप हुआ, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई, दैट मींस इंटरनेट कनेक्टिविटी डेवलप हुई। अब यहां पे सवाल ये उठा था कि अगर मैं इंटरनेट कनेक्टिविटी आ गई है और मेरे को यूएस की कंपनी है या कोई जापान की कंपनी से कुछ परचेज करना है, तो मैं उनको पैसे कैसे दूंगा? क्या मैं यूएस या जापान जाके दूंगा? राइट। सो इससे बेटर क्या हुआ कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में डिजिटल को रेवोल्यूशन किया, यानी कि आप एक इस तरीके का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ताकि आप घर बैठे बाकी सारी कंट्रीज के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, यानी कि आपका व्यापार हो सकता है और आप परचेज और सेल कर सकते हो। तो यहां पे क्या किया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जहां पे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को, ट्रांजैक्शन को एक पॉसिबल बनाया, जिसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही रैपिड वे में ट्रांसफर हो रही है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो फाइनेंशियल डेटा है उसको बहुत अच्छे से स्टोर एंड इनफैक्ट प्रोसेस भी किया जा रहा है, राइट। अब इलेक्ट्रॉनिक मनी का अगर हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, ये क्या था? ये ट्रांजिशन था। ट्रांजिशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसका प्लीज ईयर जरूर मेंशन करना। अब इलेक्ट्रॉनिक मनी के बारे में देखते हैं, तो ये क्या है? ये एक तरीके की डिजिटल करेंसी है जो मेरे डिजिटल डिवाइसेस में स्टोर है, यानी कि या तो ये मेरे कंप्यूटर में स्टोर है, मेरे स्मार्टफोन में स्टोर है, या फिर मेरा स्मार्ट कार्ड है, यानी कि मैं यहाँ पे फिजिकल कैश नहीं यूज कर रहा हूं, मैं मेरे स्मार्टफोन से ट्रांजैक्शन कर दे रहा हूं, राइट। हालांकि इसका बेस तो फिएट करेंसी होगी, मेरे अकाउंट में अगर पैसा होगा तो ही मैं ट्रांजैक्शन कर पाऊंगा, तो दैट इज व्हाट इलेक्ट्रॉनिक मनी मींस। तो दैट मींस कि ये फिएट करेंसीज इसको बैक करेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस ये ऑनलाइन पेमेंट के लिए रहता है, एंड इसके कई सारे एग्जांपल्स हो जाते हैं, डिजिटल है, क्रेडिट कार्ड है, या डिजिटल वॉलेट है, एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इसके
एग्जांपल्स हो सकते हैं, राइट। अब अगर इसके इश्यूज समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मनी में क्या टाइप के इश्यूज है, तो हमें पता है कि यहाँ पे हैकिंग का बहुत बड़ा इशू है। जैसे आई कैन स्टिल रिकॉल कि मेरे पास एक कॉल आया था कि हम पेटीएम से बोल रहे हैं और आपके पेटीएम बैंक में पैसा है और आपके पास एक ओटीपी आया है, आप वो शेयर कर दो। अब हमें कई बार बोला जाता है कि आप ओटीपी कहीं पे भी शेयर मत कीजिए। तो जैसे ही आप अपना ओटीपी शेयर कर दोगे ना, तो आपने उसको अपने अकाउंट का एक्सेस दे दिया, अब वो कुछ भी कर सकता है उसमें से। तो ये सारी चीजें होती है कि यहाँ पे फ्रॉड और ब्रीचेस वगैरह काफी होते हैं, तो वी दिस आर वेरी वल्नरेबल। अपार्ट फ्रॉम दिस है कि हर एक जगह पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या है कि एक साइड पे अर्बन एरिया है जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी है और एक साइड पे रूरल एरिया जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। तो इससे क्या होगा कि जो रूरल एरिया है वहां पे वो इलेक्ट्रॉनिक मनी का पेमेंट नहीं कर सकते, वेर अर्बन एरिया में वो कर सकते। तो इनके बीच में क्या है, डिजिटल की डिवीजन है, यानी कि डिजिटल डिवाइड है, एक दीवार है कि इसके बीच में एक गैप है, तो इनके बीच में ब्रिज बनाने की जरूरत है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या है कि इंडिया में इकोनॉमी अभी इतने अच्छे से इवॉल्व नहीं हुई है कि आप सब लोग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पे डिपेंड हो सको। अभी भी कई सारे सेक्शंस हैं हमारे सोसाइटी के जहां पे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का एक्सेप्टेंस नहीं आया है, तो वो सेक्शंस आर वेरी मच वल्नरेबल पॉपुलेशंस है। तो उनको फाइनेंशियल लिटरेसी लाना, या फिर हम कह सकते हैं कि डिजिटल लिटरेसी लाने का कॉन्सेप्ट है जो काफी ज्यादा वेरी कर रहा है, तो दैट विल टेक टाइम, राइट। सो दीज आर द इश्यूज इन इलेक्ट्रॉनिक मनी। अब जैसे हमने देखा कि थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ था कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज वगैरह डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी, तो उसी के बाद हुआ था फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो कॉन्सेप्ट आया था, दैट कॉन्सेप्ट वाज कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, कि क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आ गया था। यानी कि आप रिकॉल करोगे कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ईयर जरूर मेंशन करो कमेंट सेक्शन में। तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ये हुआ था कि आप अपनी फोटोज को या अपने डेटा को क्लाउड पे स्टोर कर सकते हो, बी इट गूगल फोटोज हो गया या जीमेल पे हमने मेरा डेटा स्टोर कर दिया है या एप्पल ने एक क्लाउड बना दिया है। सो दैट मीन्स जो क्लाउड स्टोरेज है वो एक फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था। तो इस तरीके से क्या होगा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ गया कि लोगों को आप वर्चुअली चीजें स्टोर कर सकते हो। तो जब आप वर्चुअली चीजें स्टोर कर सकते हो, तो किसी का एक आइडिया आया था जापानीज का, एक जापानीज मैन था, हालांकि इसके अभी तक आइडेंटिटी रिवील ही नहीं हुई है, बट यहाँ पे ये था कि जो जापानीज मैन था उसने क्या किया कि आप वर्चुअली जब फोटो स्टोर कर सकते हो, आप वीडियो स्टोर कर सकते हो, आप वीडियो कॉल कर सकते हो, तो आप एक वर्चुअल करेंसी भी तो बना सकते हो। तो वहां पे एक पहली बार करेंसी बनी थी, दैट वाज द बिटकॉइन। तो बिटकॉइन में यह बताया गया कि एक वर्चुअल टाइप की करेंसी आएगी जिसको क्रिप्टो करेंसी से कहा गया है। हालांकि अब अगर इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली है क्या, तो ये क्या है, ये एक डिजिटल और एक वर्चुअल करेंसी है जिसको यूज क्या करता है, क्रिप्टोग्राफी यूज करता है फॉर सिक्योरिटी पर्पस के लिए। अब क्रिप्टोग्राफी क्या है, ये एक सिक्योरिटी प्रोसेस है जो कोडिंग यूज करता है, कि वो कोडिंग यूज करता है, उसके बेसिस पे आपके ट्रांजैक्शन को वो गो थ्रू करवाता है, राइट। लेकिन यहां पे एक चैलेंज क्या रहता है कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, यानी कि यहां पे कोई भी गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक इस पे कंट्रोल नहीं करती है। और ये क्रिप्टो करेंसी का बेस क्या है, इट्स बेस इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अगर और अच्छे से समझते हैं तो यहां पे क्या होता है कि एक लेजर टेक्नोलॉजी बनाई जाती है जो सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है और ये रिकॉर्ड्स का एक लिस्ट बनाती है जिसको हमें ब्लॉक कहा जाता है और उनके ऊपर एक टाइम स्टैंप लगाती है। इसको अगर हम और अच्छे से समझते हैं तो समझ लीजिए कि राहुल और अंजलि के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुआ, वो ट्रांजैक्शन को वेरिफिकेशन किया ऑनलाइन, ये वेरीफाई हो गया और जैसे ही वेरीफाई हो गया तो एक ब्लॉक बन गया। ओके, अब वैसे ही अंजलि का प्रिया के साथ एक ट्रांजैक्शन हुआ, अंजलि का प्रिया के साथ ट्रांजैक्शन हुआ, वो अगेन वेरीफाई हुआ और वेरीफाई होने के बाद वो एक ब्लॉक बन गया। फिर प्रिया का राजेश के साथ एक ट्रांजैक्शन हुआ, वो ट्रांजैक्शन वापस वेरीफाई हुआ, वो वेरीफाई होके वो वापस क्या बन गया, एक ब्लॉक बन गया। ओके,
और ये ब्लॉक की चेन बनती है। तो जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होते जाएंगे वो ब्लॉक की चेन बनती जाएगी। अब यहाँ पे सिक्योरिटी क्या है कि जो राहुल और अंजलि के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है वो इनको नहीं पता चलेगा, और जो प्रिया और राजेश के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है वो इनको नहीं पता चलेगा। तो दिस इज व्हाट सिक्योरिटी पर्पस यहाँ पे। सो दिस सिक्योरिटी किससे आ रही है? ये क्रिप्टोग्राफी से आ रही है। कि ये क्या है? ये कोडिंग है। दैट मीन्स अगर आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा ना कि आप हम जब चैट ओपन करते तो उसके अंदर लिखा आता है कि दिस चैट इज एंड टू एंड इनक्रिप्शन, राइट? तो यहां पे क्या है कि वो इनक्रिप्टेड डेटा है, वो कोई और रीड नहीं कर सकता है। तो वैसी टाइप की टेक्नोलॉजी होती है दैट इज क्रिप्टोग्राफी, यानी कि यहां पे कोडिंग लैंग्वेज यूज होती है, और वो कोडिंग लैंग्वेज दो पार्टी इनके अलावा ये नहीं समझ सकते और इनके अलावा ये भी नहीं समझ सकते। सो दिस एक पूरी चेन बन जाती है ऐसे ब्लॉक्स की, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कहा जाता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ओके, अब अगर हम डिफरेंस समझते हैं बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक मनी एंड क्रिप्टो करेंसी, तो हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है इलेक्ट्रॉनिक मनी का वो सेंट्रलाइज रहता है, यानी कि हमारी सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको कंट्रोल करती है, वेयरएज क्रिप्टो करेंसी इज वेरी मच डिसेंट्रलाइज। फिर हो जाता है कि अगर सिक्योरिटी देखते हैं तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे इसकी सिक्योरिटी डिपेंड करती है, और इसकी सिक्योरिटी किस पे डिपेंड करती है? क्रिप्टोग्राफी पे डिपेंड करती है। और ये एक्सेसिबल होती है इलेक्ट्रॉनिक मनी थ्रू योर बैंक अकाउंट्स, वेयरएज इसके अंदर आपको कोई भी टाइप का ट्रेडिशनल बैंकिंग अकाउंट की जरूरत नहीं है, और इसके अंदर गवर्नमेंट का रेगुलेशन रहता है, वेयरएज इसके अंदर किसी का भी रेगुलेशन नहीं रहता है। हालांकि अभी रिसेंटली न्यूज आई हुई है कि चाइना ने अपनी क्रिप्टो करेंसी रिलीज करी है, इंडिया अपनी क्रिप्टो करेंसी रिलीज कर रहा है, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज अपनी अपनी क्रिप्टो करेंसीज रिलीज कर रही है। और उसके अंदर पॉइंट ये है कि जो लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ये सब में बिटकॉइन या इथेरियम जैसे में इन्वेस्ट करने से अच्छा है एक सरकारी जो चीज इश्यू करी गई है, यानी कि गवर्नमेंट बैक करेंसी है, आप उसमें इन्वेस्ट करो, ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस भी उसमें रहेगा कि सरकार नहीं डूबेगी, बाकी कोई भी कंपनी डूब सकती है, सरकार नहीं डूबेगी। तो उस तरीके का भी कॉन्सेप्ट आया हुआ है, राइट? सो इस तरीके से हमने पूरा ही एवोल्यूशन समझ लिया है। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या टाइप के क्वेश्चंस हमने फ्रेम किए हैं, जिसके अंदर आप ये देखोगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द एवोल्यूशन ऑफ मनी, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एवोल्यूशन ऑफ मनी को डिस्क्राइब कर रहा है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट है कि जो मनी इन्वॉल्व है फ्रॉम बार्टर टू कमोडिटी मनी, देन टू मेटालिक मनी, पेपर मनी एंड फाइनली इलेक्ट्रॉनिक मनी। यस, ये एक्सप्लेन कर रहा है। सेकंड है द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ मनी मॉनेटरी इवोल्यूशन वाज द नीड फॉर एन मोर एफिशिएंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यस, कि हमें मॉनेटरी एवोल्यूशन किया क्यों था? क्योंकि हमें जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है उसको और ज्यादा एफिशिएंट बनाने की जरूरत है, कि हमने पहले बार्टर आए, फिर कमोडिटी आए, फिर मेटालिक आए, फिर पेपर आए। क्यों आए? क्योंकि हमें उसको और ज्यादा एफिशिएंट बनाना था, इसलिए आए। तो ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। थर्ड है द ट्रांजिशन फ्रॉम द कमोडिटी टू मेटालिक मनी was characterized by increased standardization and divisibility. Yes, कि हम कमोडिटी से मेटालिक मनी पे क्यों है? क्योंकि हमें स्टैंडर्डाइजेशन करना था और डिविजिबिलिटी करना था। जैसे आप रिकॉल करोगे कि डिविजिबिलिटी यानी कि कमोडिटी मनी में क्या था कि अगर मेरे को सब्जी खरीदनी है, छोटे मोटे स्मॉल ट्रांजेक्शन करना है, तो मैं वो सोने को डिवाइड कैसे करूं, वो गोल्ड को मैं किस तरीके से डिवाइड करूं, राइट? तो दैट मीन्स कि वहां पे कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था और कोई डिविजिबिलिटी भी नहीं थी, लेकिन वो मेटालिक मनी से वो आई थी वो डिविजिबिलिटी। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि करेक्ट आंसर आ जाएगा फॉर ऑल ऑफ द अबव। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ प्राइमरी चैलेंज फेस्ड बाय कमोडिटी मनी सिस्टम, की कमोडिटी मनी सिस्टम को प्राइमरी चैलेंज क्या था? इसका प्राइमरी चैलेंज क्या था कि कमोडिटी में लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि जो अभी हमने डिस्कस किया कि मैं गोल्ड को डिवाइड कैसे करूं कि मैं वो छोटी सी सब्जी या फ्रूट खरीद पाऊं, राइट? इसके अलावा उस समय काउंटरफिटिंग नहीं था, दिस इज रॉन्ग। इसके अलावा गवर्नमेंट पे ट्रस्ट की भी बात नहीं थी, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। टेक्नोलॉजी तो तब थी नहीं और इन्फ्लेशन का भी कोई प्रेशर था नहीं, तो एट द एंड आंसर आ जाता है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। थर्ड है द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ पेपर मनी ओवर मेटेलिक मनी, यानी कि पेपर मनी पे आने का एडवांटेज क्या था मेटेलिक मनी से? दैट मीन्स कि दीज आर बैक्ड बाय गोल्ड और सिल्वर, these are easier to counterfeit, no. These are less portable, no. These are all wrong. Fourth, these are greater divisibility and portability, this is right. कि हम greater divisibility थी हमारे पास
और हमारे पास ग्रेटर पोर्टेबिलिटी थी, क्योंकि हमने मेटालिक करेंसी में क्या देखा कि वहां पे पोर्टेबिलिटी नहीं हो रही थी ना, कि जो लॉन्ग ट्रांजैक्शंस थे, राइट, या फिर हम कह सकते हैं कि जो बिग ट्रांजैक्शंस थे वहां पे मेरे को बहुत सारा सोना लेके जाना पड़ रहा था, बहुत सारे सिक्के लेके जाने पड़ रहे थे, तो वहां पे पोर्टेबिलिटी नहीं थी। मोर सस्पेक्टेबल टू इन्फ्लेशन, नो। सो आंसर आ जाएगा इसका 4। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिएट मनी, कि फिएट मनी की इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। दैट मीन्स इट इज बैक बाय फिजिकल कमोडिटी, यस, इट इज इश्यूड बाय गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक, ये इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। इट इज रिलाइज ऑन पब्लिक ट्रस्ट, ये भी इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। इट कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, यस, ये भी इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड इट इज सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन, ये भी है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, दिस इज ये, कि इसके अंदर कोई फिजिकल कमोडिटी को बैक नहीं किया गया है फिएट करेंसी में। तो किसको बैक किया गया था, जब गोल्ड स्टैंडर्ड पे थे हम, तब हमने फिजिकल कमोडिटी से वो करेंसी को बैक किया था। यानी कि 1 ग्राम के सोने पे मैं 35 रुपए तक की करेंसी छाप सकता हूं, तो वो उस समय था। वेर एज फिएट करेंसी में ऐसा कुछ नहीं था। नाउ द क्वेश्चन ऑफ द डे, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिप्टो करेंसी, कि क्रिप्टो करेंसी की कैरेक्टरिस्टिक इसमें से कौन सी है। क्या वो सेंट्रलाइज कंट्रोल है बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्या वो रिलायंस है ऑन फिजिकल एसेट फॉर वैल्यू, क्या इरिवर्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, क्या वो गारंटेड प्रॉफिटेबिलिटी है, या फिर वो हाई लिक्विडिटी इन ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट्स है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट प्लीज इसको ट्राई कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। ओके, सो दिस वाज इट फ्रॉम टुडेज video. In the coming video we'll be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.